जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा रिकैप, बहुत जल्दी जल्दी का रिकैप कि लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे उनको बता दूं कि हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे और बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस को हमने बहुत डिटेल में देखा था। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो नहीं आते तो इसका मतलब है आप बूटस्ट्रैप को यूज़ ही नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट तो चलो एक हद तक बंदा कर सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ चेंज करनी है तो उसके लिए तो आपको बूटस्ट्रैप का अच्छा नॉलेज होनी चाहिए। इवन अगर आपने कोई चीज़ एक उठाई है, अब आपको अपने क्लाइंट के मुताबिक उसको बदलना है। अब आपको तो पता ही नहीं है कि उसकी कौन सी क्लास क्या कर रही है, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे। इस वजह से कुछ इसके ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है कि थोड़े कंफ्यूजिंग है, हम कल उसका हमने स्टार्ट किया था। और जो सबसे मेजर हमने पॉइंट कल देखा था वो दो थे। एक तो ब्रेक पॉइंट था, हमने ब्रेक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि वो क्यों और कब इफेक्ट आता है, और मोबाइल स्क्रीन्स के लिए और बिग स्क्रीन्स के लिए हम कैसे सेटिंग्स बैठा सकते हैं बूटस्ट्रैप। तो ये दो चीज़ें कल डिस्कस हुई थी। उसके बाद हमने इमेज फ्लूइड का थोड़ा सा वो देखा था कि वो इमेज फ्लूइड क्या करता है और क्यों लगाया जाता है। अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं काम को। हमने ये बिल्कुल एम्प्टी एक फाइल बनाई। वालेकुम अस्सलाम। हमने कल ये बिल्कुल एक एम्प्टी फाइल बनाई थी। इस फाइल में हमने सिंपली ये काम किया हुआ है कि हमने बूटस्ट्रैप से जो हमने पहले पूरा का पूरा नेविगेशन बार हम उठा के लाए थे, अब हम वो नेविगेशन बार के टैग्स वन बाय वन चेक करेंगे कि हर टैग की हर क्लास क्या करती है। सही है। तो ये वाली चीज़ तो हमने ब्रेक पॉइंट समझने के लिए सीखी थी, इसका नेविगेशन बार से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं ये बढ़ा रहा था। स्टार्ट हमने जो किया था वो इधर से किया। ये नेव बार, ये डेक्लेरेशन है कि ये जो टैग है ये कंटेनर टैग है किसका, नेविगेशन बार का। उसके बाद नेव बार एक्सपेंड एलजी। अब नेव बार एक्सपेंड एलजी जो है ये आपको आपके नेविगेशन बार को बताता है कि जब आप अपनी स्क्रीन को छोटा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो नेविगेशन आइटम्स हैं, जो कि नेविगेशन लिंक है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो गायब हो जाते हैं। उस गायब होने के बाद एक बटन आता है। तो ये क्लास आपकी बताती है कि वो बटन कब आएगा। समझ रहे हैं। इसको अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये वो क्लास है कि बता रही है कि वो बटन आएगा कब। इसको अभी थोड़ा हम चेक करेंगे चेंज करके भी, हमें पता लगेगा कि अच्छा इसका यही मतलब है। उसके बाद है नेव बार लाइट। यहां तक समझ लें कि आप स्ट्रक्चरल नेविगेशन बार बना रहे थे। अब स्ट्रक्चरल नेविगेशन बार का क्या मतलब है कि वो किस तरह की बनेगी और उसकी कैसी सेटिंग्स होंगी। उसके बाद ये जो दो क्लासेस हैं ये आपको बताती हैं कि जो आपकी नेविगेशन बार है वो किस कलर की होगी। अब ये भी आपके हाथ में। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेव बार लाइट और बीजी लाइट। अब नेव बार लाइट जो है ये इसको बता रहा है कि ये कौन सी वाली नेविगेशन बार बनेगी, व्हाइट वाली। लेकिन नेविगेशन बार लाइट असल में इसका असल मकसद होता है नेव बार लाइट का कि उसके अंदर जो आप चीजें लिखेंगे वो व्हाइट कलर की लिखते, वो ब्लैक कलर की लिखते। अगर नेविगेशन बार व्हाइट है तो उसके जो वर्ड्स हैं वो कौन सी कलर में लिख दो, ब्लैक में। अगर नेविगेशन बार ब्लैक है तो उसके वर्ड्स किस में लिखो, व्हाइट में। तो ये वाली जो क्लास है बेसिकली आपको ये बताती है। तो लेकिन इसका इफेक्ट ऑपोजिट ही है। आप इसको लाइट ही लिखोगे लेकिन वो कलर कौन सा दे देगा तो आपके आइटम्स को ब्लैक। उसके बाद आपकी बीजी लाइट बहुत सिंपल, ये तो कमांड है। ये कमांड तो आप div पे भी लगा सकते हैं तो आपको इसका असर दिख जाएगा। बीजी लाइट बेसिकली बैकग्राउंड का शॉर्ट फॉर्म है। जो आप बैकग्राउंड कलर क्लास इस्तेमाल करते थे CSS की, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद बीजी लाइट, लाइट आपको बता रहे कि कौन सा कलर देगा, लाइट देगा। अब अगर आपको थोड़ा एक चीज देखनी हो
ये जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इन्होंने आपको बताया हुआ है कि इनके पास कौन कौन से कलर्स हैं। ये बाय डिफॉल्ट कलर्स हैं, ठीक है। अब आपको अगर इनको चेंज करना है, प्राइमरी अगर आपने बोलना है कि ब्लू ना हो, कोई और कलर हो, गोल्डन कलर, और आपका सेकेंडरी कुछ और हो, सक्सेस कुछ और हो, डेंजर कुछ और हो, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको दोबारा से जो बूटस्ट्रैप की पूरी लाइब्रेरी है उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, कस्टम बनाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन इन बूटस्ट्रैप। उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, सही है। और उसके अंदर एक कस्टम फाइल के अंदर आप ये अब उसके कलर्स चेंज करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा चक्कर हो जाता है। ज़्यादा इजी तरीका है कि आप अपनी सिंपल बूटस्ट्रैप की कमांड लिख दें और उस सिंपल बूटस्ट्रैप की कमांड में अपने कलर्स चेंज करें। इससे बजाय कि आप किसके कलर चेंज करें, बूटस्ट्रैप के। ये बात मैंने कल बताई थी कि जब भी आप कोड लिखें तो उसके अंदर बूटस्ट्रैप पहले आना चाहिए और स्टाइल और सीएसएस बाद में आना चाहिए। ये मैंने इसीलिए कहा था कि ताकि आपकी जो अपनी स्टाइलिंग है वो किसको ओवरराइड करे, बूटस्ट्रैप को। तो इस कंडीशन से हमें पता लग रहा है कि किसकी ज्यादा अहमियत है, बूटस्ट्रैप। अब हम चाहते हैं दोबारा नेविगेशन बार में, तो हम गूगल पे जाते हैं दोबारा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप 4.0 खुल गया है। इसका ख्याल रखिएगा वरना आप इस पर बहुत परेशान होंगे। पहले बूटस्ट्रैप मेरा 4.0 खुला हुआ था। आप हमेशा यहाँ पे आके चेक कर लिया करेंगे कौन सा बूटस्ट्रैप वर्जन है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने यहाँ पे 5.0 लगाई हुई और आपने कोड यहाँ से उठा लिया 4.0 का, तो आपकी नेविगेशन बार अल्टीमेटली चलेगी, क्योंकि दोनों का चेंज है। लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है। ये मैंने कल बात बताई थी कि जो मैंने खुद अपनी वेबसाइट बनाई थी उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स मैंने बूटस्ट्रैप 4 के उठाए थे इंटरनेट से, लेकिन वो चले। तो क्यों चले? क्योंकि उनकी काफ़ी चीज़ें सेम है। अगर कोई चीज़ ब्रेक करती है तो हम उसको नहीं करते हैं। अब अगर हम लोग इसमें जाएं तो ये हमारा नेविगेशन का कोड है, सही है। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नेविगेशन के बार के बाद कौन सा वो टैग आ रहा है, डिव का, जिसकी क्लास क्या है। अब हम इसकी क्लास उठाते हैं और इसके अंदर लगाते हैं और हम बताते हैं कि ये क्या है। किसी को पता है ये क्या चीज़ है? सही है। अब बूटस्ट्रैप आपको क्या कहता है कि बूटस्ट्रैप कहता है कि ये मैंने कल बात बताई थी कि लेआउट, एक वेबसाइट का जो लेआउट है वो एकदम सीधा होना चाहिए। ये जो बच्चे नहीं आए, शायद जो न्यू आए आज, उनको अगर हम उसको दिखा दें कि जो आपकी साइड लाइंस हैं, मेरा कहने का मतलब है कि वो सेम जगह पे आनी चाहिए। अब जरा इस लोगो की स्टार्ट और इस लॉगिन की एंड को देखिएगा। अगर आप नीचे स्लाइड करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कंटेंट है वो इन लाइंस को फॉलो करता है, सही है। आप नीचे चलते जाएं, जो भी आपको कंटेंट दिखेगा वो इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें। ये यहाँ पे बेसिकली खत्म हो रही है, तो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन, ये हम कैसे मुमकिन बनाएंगे कि हर सेक्शन एक ही डिस्टेंस को फॉलो करे।
उसको हम फॉलो करवाते हैं एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बूटस्ट्रैप का टैग। उस टैग का नाम क्या होता है? कंटेनर। ठीक है, एक होता है कंटेनर, एक होता है कंटेनर फ्लूइड। अब जरा इसको क्विकली थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसको हम लोग हटा लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ आके इधर देखेंगे, ये वाला नहीं, वो खुद साइड से सेट हो जाता है, वो अभी हम देखते हैं। अगर हम लोग इसको बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट्स को दोबारा खोलें और ऊपर सर्च में आप लिखें कंटेनर्स, तो आपको ये बताएगा कि इसके पास कौन कौन से कंटेनर्स हैं। ठीक है, अभी आपको बता रहा है कि ये इनके ब्रेक पॉइंट्स हैं। जैसे ये कंटेनर है, ये इनके सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं। अब सर हम इसको जरा देखते हैं जाके, ये क्या, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे अगर हम लोग एक डिव बनाते हैं, इस डिव के अंदर हम लोग एक स्पैन बना लेते हैं। स्पैन में हम लोग लिख लेते हैं हेलो, और इधर हम लोग इसके लगा देते हैं क्लास डिस्प्ले 1। अच्छा, ये मेरा तरीका होता है ये चेक करने का कि बूटस्ट्रैप लगी के नहीं। मैं हमेशा डिस्प्ले 1 का थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, इससे पता चल जाता है। तो ये नॉर्मल अगर आप देखें स्पैन में अगर आप लिखते हैं तो ये वर्ड ऐसा नहीं आता, वो बहुत छोटा सा सिंपल सा आता। लेकिन ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, एक हेडिंग टाइप दिख रहा है। तो ये कौन है? ये डिस्प्ले 1। अगर आप इसको गौर से देखें तो जो वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है ना, वो इसको यूज़ करती हैं। आप कभी ब्लॉगिंग वेबसाइट में जाइएगा, उनकी जो हेडिंग्स होती हैं वो नॉर्मली इसलिए होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका फॉन्ट वेट, इसका कलर, इसका साइज उन्होंने इस तरीके से रखा है जो ह्यूमन रीडेबल ईजिली है। ये UI UX डिजाइनिंग है, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग। ये इन्होंने अपने एक्सपर्ट से बनवाया है कि कौन सा फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट साइज और ये फॉन्ट वेट और लाइन हाइट, ये एक रीडर के लिए आसान होगा पढ़ने के, और उसकी तवज्जो पहले उस पर जाएगी। तो डिस्प्ले 1 फर्स्ट हेडिंग, तो इस वजह से इस तरह से इन्होंने साइज बनाया हुआ है। आप कोशिश करेंगे जब भी आप हेडिंग दे रहे हो तो ये यूज़ करें, ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और अगर इसकी कोई सब हेडिंग है तो उसमें डिस्प्ले 2 आ जाएगा। तो डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, इस तरीके से, ये जिस तरीके H1 से लेकर H6 तक है, ये भी ऐसा ही है। तो लेकिन हमारे काम की चीज़ थी, अगर हम इसको क्लास देते हैं और इसको हम लगाते हैं कंटेनर, क्या स्पैन, और स्पैन एक यार ये सवाल इस वक्त होना नहीं चाहिए, स्ट्रीम में हम नहीं गए भाई। स्पैन और डिव में क्या फर्क है? ये दोनों कंटेनर एलिमेंट है। कंटेनर एलिमेंट है कि मतलब इनका खुद का कोई काम नहीं होता, इसके अंदर आप कंटेंट कर भरते हैं, मतलब इमेज डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, दोनों कंटेनर है। लेकिन फर्क है थोड़ा। फर्क क्या है? स्पैन जो है ये इनलाइन है। इनलाइन का मतलब है कि 5 स्पैन बनाएंगे ना आप, तो जो भी चीज़ उसमें लिखेंगे वो एक साथ लिख के आ जाएगी। और डिव जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब वो अपनी न्यू लाइन बनाता है। आप उसके अंदर, डिव के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट साइड में हो जाएंगे और ये बीच में अलग अलग दिखेगा। समझ रहे हैं? तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपने गौर किया हो तो पहले जब ये कंटेनर नहीं था, ये इधर चिपका हुआ था। अब जैसे ही मैंने इसको कंटेनर दिया तो क्या हो गया, स्पेस आ गया। लेकिन अगर आप इसको गौर करेंगे कि उसको मत छोटा करते हैं तो चेंज आया। देखिए स्क्रीन साइज के मुताबिक ये चीज चेंज हो रही है। ये स्टैटिक विड्थ है, वो स्पेसिंग नहीं, मतलब उसने दे के रख नहीं दी है कि हर जगह यही हो, नहीं, वो स्क्रीन साइज के मुताबिक आपका कंटेनर बदल रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बनाते हैं तो वो इंतहाई मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मतलब उसकी स्पेसिंग्स तक जो है वो आपकी फ्लक्चुएट होगी जैसे जैसे आप स्क्रीन साइज को चेंज करेंगे। तो जो आपने वहां पे चीज देखी
एक वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने स्पेसिंग दी हुई है यहाँ साइडों से, ये इस कंटेनर के थ्रू आई और कुछ भी नहीं किया। मतलब जो भी चीज हम सेक्शन बनाने जा रहे थे उसको पहले किस में रैप कर रहे थे, कंटेनर, और कुछ भी। और कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आप कंटेनर फ्लूइड लगा देंगे तो अगर आप पीछे जाके इसको चेक करेंगे कि ये क्या हुआ, तो अब आप देख रहे हैं कि वो मुसलसल उस साइड पे चिपका हुआ है। तो कंटेनर फ्लूइड बेसिकली आपको फुल विड्थ दे देता है। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ये लगाने की फिर जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत इसलिए है कि अगर इन केस आपको स्पेस चाहिए तो आप जहां जहां कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है वहां आप क्या कर देंगे, कंटेनर, तो ऑटोमेटिकली वहां पे स्पेसिंग आ जाएगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि जब भी आप बूटस्ट्रैप का कोड करेंगे तो उसको कोई भी कंपोनेंट बनाने से पहले उसको किस में रैप करेंगे, कंटेनर के। तो इस वजह से ये कंटेनर का यहाँ पे टैग यूज हुआ और इन्होंने अपने नेविगेशन बार में भी ये चीज यूज की। उसके बाद हमारे पास एक एंकर टैग है, इसको हम दोबारा मिटाते हैं। एक काम करते हैं, पहले जाके देखते हैं कि अब क्या फर्क है। कोई फर्क नजर आया? इसको करते हैं हम लोग डार्क, तो क्या हुआ, तो यहाँ मैंने डार्क लिखा। तो ये वाला जैसे कि मैंने कहा था, ये क्लास आपकी बेसिकली जो टेक्स्ट है, जो आप नेविगेशन बार में टेक्स्ट जो भी लिखेंगे ये उस पर असर करती है। तो जैसे ही आपने नेव बार डार्क किया तो उसको लगा के आप कौन सी वाली नेविगेशन इस्तेमाल कर रहे हो, डार्क कलर की, तो उसने वो जो टेक्स्ट थी उसको क्या कर दिया, वाइट कलर की, तो वो नजर ही नहीं आता। उसके लिए हमें बेसिकली इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या करना पड़ेगा, डार्क। तो अब आपकी नेविगेशन बार आपको नजर आ रही है। अब इससे आपको पता लगा इन दोनों क्लासेस का ये काम था। उसके बाद हम आते हैं इस पर। अब ये सिंपल एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर नेव बार लिखा हुआ है। इस नेव बार के अंदर क्लास कौन सी लगी हुई है, नेव बार ब्रांड। तो नेव बार ब्रांड आप बूटस्ट्रैप को बेसिकली बता रहे हो कि मैं इस टैग के अंदर मैं अपना लोगो रखने जा रहा हूँ। जो मैं इस नेविगेशन बार पे लोगो लगाना चाह रहा हूँ, मैं वो लोगो लगाने जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। सही है, सिंपल, ये चीज तो इजी थी। अब हम दोबारा जाते हैं। अब हमारे पास एक बटन है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या है। अब हमारे पास लोगो आ गया। लोगो के साथ साथ हमें लिंक्स भी चाहिए, ठीक है। तो लिंक्स बनाने के लिए मैंने एक डिव बनाया पहले, डिव, और इसके अंदर मैंने क्लास क्या दे दी, कोलैप्स नेव बार कोलैप्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप उसको बता रहे हो कि जब ये छोटी होगी तो इसको क्या कर दो, जो जो आपके जो नेविगेशन बार्स हैं उनको छुपा दो और उसको बदले ये क्या दिखा दो, बटन। बेसिकली ये वाला जो डिव है ये वो सारा काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि क्या ये ऐसा ही है। पहले हम एक काम करते हैं, ये जो यूएल है, हम लोग नेविगेशन बार आपने देखा था कि जब हम HTML CSS पढ़ रहे थे तो भी हमने यूएल इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये यूएल इस्तेमाल किया और आपने इसको एक क्लास दे दी है नेव बार नेव। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ये सिंपल, अगर आप में से किसी ने बूटस्ट्रैप देखी है तो ये बस साइजिंग है, ठीक है। ये वाली जो है ये एम एंड ऑटो,
मतलब कि जो इसका एंड है ये बता रहे हैं वहां से मार्जिन ऑटोमेटिक दे दो, और ये MB2 है, यानी कि बॉटम से दो 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 भी पिक्सल नहीं है वैसे, 2 आइटम्स कह दो, ये बूटस्ट्रैप की खुद की मार्जिन। फिर उसके बाद मार्जिन बॉटम फॉर लार्ज स्क्रीन क्या कर दो, 0 कर दो। अब जो कल बच्चे आए थे उनको ये बात समझ आएगी कि इसने ये दोनों चीजें साथ क्यों लिखी। सही है, सही है, सही है, ठीक है। आप मुझे बताइए इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट देगा। तो सही है, 0 है, परफेक्ट। मतलब कि लार्ज से छोटी वाली स्क्रीन जो है उनके लिए सिर्फ इसने मार्जिन डिफाइन किया है, बड़ी वालों के लिए इसने कहा है कुछ ना, समझ रहे। तो ये ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट था जो कि बेसिकली कल डिस्कस हुआ था, और मैंने चेक किया था कल की जो वीडियो है उसके अंदर वॉइस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ब्रेक पॉइंट क्या कर रहा हूँ, तो वो कल वाली वीडियो दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर ले। आई थिंक 40 मिनट की है, 48 मिनट्स की है, तो बहुत जल्दी भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको हटाते हैं और हम सिर्फ बहुत सिंपल काम करते हैं कि हमें पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने एक यूएल बना लिया, उसको हमने नेव की क्लास दे दी, उसको बताने के लिए कि हम लोग वो लिंक्स देने जा रहे हैं, उसके लिए हम यूएल बना रहे हैं। अब हम चलते हैं कि उसने क्या दिया है। अब उसने दिया है li, सिंपल यहाँ पे उसने li दिया है, डॉट उसने नेव डैश आइटम दिया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सिंपल चीज़ ही है। इसने यहाँ पे एक li दिया है, जाहिर सी बात है यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो उसकी li तो लाजमी होगी। और इसने li में क्या क्या क्लास दी है, नेव आइटम। अब ये नेव आइटम बूटस्ट्रैप को बता रही है कि ये वो एक लिंक है, ये नेविगेशन बार की क्या है, लिंक है, ये नेव आइटम है। तो ये मेजर क्लास है जो उसको बता रही है कि ये क्या है, लिंक, ये इसकी पहचान है। और नेव बार ब्रांड इसको बताता है कि ये क्या चीज है, लोगो। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आप खैर समझ तो गए होंगे कि हमने पहले भी जब HTML CSS पढ़ रहे थे तो हमने तकरीबन यही चीज की थी। एक डेव था, डेव के अंदर यूएल था, यूएल के अंदर li था, और li के अंदर एक एंकर टैग था। अब इस एंकर टैग को थोड़ा गौर से देखें, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। इस एंकर टैग में क्या है, नेव लिंक। समझ आ रही है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, लिंक, क्योंकि ये क्या है, एंकर टैग। एंकर टैग एक लिंक ही होती है। तो ये हम उसको बता रहे हैं कि ये नेविगेशन का लिंक है, खास लिंक है। कौन सा, नेविगेशन का। उसके बाद हमने क्लास लिखी हुई है एक्टिव। अब ये एक्टिव की क्लास क्या करेगी, अगर आपने देखा होगा कभी आप उसको क्लिक करें किसी नेविगेशन को तो वो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है बाकियों से, जिससे आपको पता लगता है कि आप इस पेज पे खड़े हैं। जैसे अगर आप पेजिनेशन होता है नीचे पेज नंबर 1 2 3 4 होता है, तो आप 3 पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर जो 3 है वो डार्क हो जाता है, तो आपको पता लगता है कि आप यहाँ पर है। तो ये एक्टिव की क्लास वो काम करे, कलर चेंज हो जाता है, तो वो बेसिकली एक्टिव क्लास के थ्रू होता है। यहाँ पर इन्होंने स्टैटिक दिया हुआ है, ये काम हम लोग नॉर्मली JS के थ्रू कर देते हैं। जब पेज चेंज हो तो उसको देखते हुए तुम एक्टिव की क्लास कॉल आउट कर दो, जिसको आप एक्टिव की क्लास देंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो चीजें है ना, शायद आप लोगों ने ये वाला एट्रीब्यूट नहीं सुना हो, एरिया करंट। ये वाला जो एट्रीब्यूट है एरिया, एरिया बहुत ज्यादा, एरिया नेम, एरिया प्लेस होल्डर, एरिया डिस्क्रिप्शन, एरिया डेटा आइटम, एरिया के बहुत ज्यादा आपके टैग्स आपको दिखते हैं। लेकिन ये किसके लिए होता है, ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पे हर टैग के साथ एक एरिया दे देते हैं। जैसे कोई लिंक है तो हमने एरिया लगा दिया, कोई बटन है उसके साथ एरिया लगा दिया। ये इसको क्या बताता है, आपने अगर देखा हो तो वो एक डिजिटल रीडर्स होता है, कभी देखा है,
एक कुरान रीडर भी आता है, आप कुरान के ऊपर रखें तो वो उससे आवाज़ आती है। इसी तरीके से वेबसाइट के जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक रीडर्स होता है, ठीक है। वो जो पूरी वेबसाइट को पूरी को उनको पढ़ के बता दें इस वेबसाइट में क्या क्या है। तो वो ट्रांसलेटर जो है, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो चीज़ पढ़ता है, उसको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे लिंक है, कहाँ पे बटन है, कहाँ पे क्या है। तो वो उसको पता लगता है किसके थ्रू, एरिया के। एरिया करंट, एरिया डिस्क्रिप्शन, एरिया नेम, एरिया डेटा टाइप, एरिया आइटम, बहुत ज़्यादा, एरिया प्लेस होल्डर, इस तरह के बहुत ज़्यादा वो टैग्स हैं जो नॉर्मली उन्हीं लोगों के लिए, अगर आप ये लगाते हैं नहीं लगाते सभी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं और अगर आपको बूटस्ट्रैप के टैग के साथ ये मिल गया है तो आप उसको रहने, ये आपकी प्लस पॉइंट है आपकी वेबसाइट का। और आपकी वेबसाइट की जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी उसमें ये चीज़ काउंट की जाती है कि आपने ब्लाइंड लोगों का भी ख्याल रखा। यार होना पड़ेगा, वो तालीम हासिल करते हैं तो उनको अगर कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ पढ़नी है तो चाहिए। क्या बहुत आगे बहुत एक डिजिटल सेंसर भी आ गया है कि जो आपके ब्रेन में प्लांट होता है। तो जो आप अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट वो आपको पढ़ के बताता है। बहुत ज़्यादा है। और न्यूरल, वो जो इलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरल लिंक, आपने नाम सुना हो कभी? तो न्यूरल लिंक उसने एक कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, बल्कि अब उसी की है, एक्वायर की है। वो यही काम कर रही है कि ब्रेन में डायरेक्टली वो चिप इम्प्लांट करें, इसके थ्रू जो ब्लाइंड या जो सुन नहीं सकते, जो मतलब फिजिकली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनकी हेल्प की जा सके कि उनको वो सेंसेस जो है रिप्लेस हो जाए। क्योंकि अभी ब्लाइंड बंदा है, उस बेचारे को नहीं पता कि मोबाइल क्या है, टच स्क्रीन क्या है, तो उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उसे फील देने के लिए उसको ये सारी चीज़ें की जाए, हो सकता है। तो चलें, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और अब अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फ़र्क आया। तो हमने अलहमदिल्ला सफाई कर दी है। फिर यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, ये आपका लिंक बन गया है जो ये आपने होम का बनाया है। लेकिन अब एक बात आप गौर करें, जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये गायब हो जा रहा है, ऐसा क्यों? कुछ भी लगाया, कहाँ लगा ये कोलैप्स? लेकिन अगर कोलैप्स हो रहा है तो मुझे उसकी जगह पे वो ब्रेड वाला बटन नहीं आना चाहिए? क्या नहीं लगाया? लिंक नहीं लगाया, लगाया ही नहीं। वो बात सही कह, कि मैंने वो, देखें ये भी मैं क्या कर रहा हूँ कि आप पहले कॉपी पेस्ट करके ले आते थे, अभी हम लोग एक एक टैग अलग अलग से लाके इसमें लगा रहे हैं ताकि आपकी बूटस्ट्रैप भी पक्की हो जाए। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि ये छोटा होने पर ये गायब नहीं हो रहा है, ये बेसिकली लिंक्स को छुपा के वो बटन दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बटन इधर है ही नहीं, तो वो क्या दिखाएगा? तो जरा अब हम देखते हैं कि वो बटन है किधर। अगर आप ऊपर जाएंगे तो जानबूझ के मैंने ये वाला पोर्शन स्किप किया था और मैं डायरेक्ट यूएल पे आ गया था। तो क्यों? क्योंकि यही वो बटन है जो वो आपको दिखता है। और अगर आप गौर से देखें तो ये वो आइकन है जो आपको उस बटन की जगह पे दिखता है, नेम बार टॉगलर आइकन। पहले काम करते हैं, इसको अलग से ले जाते हैं, यहाँ पर वो थोड़ा सा किच किच दिख रहा है अगेन। तो ये लगता है आपके लोगों के ठीक बाद और आपके यूएल के ठीक ऊपर। अब जरा इसकी हम लोग चीजें चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सही है। पहली क्लास इसमें लगाई हुई है नेव बार टॉगलर, समझ आता है कि ये किस चीज का बटन है, ये नेव बार को टॉगल करने वाला बटन है। कि मतलब मैं क्लिक करूं तो वो नीचे से ड्रॉप डाउन आ जाए और उसमें से मैं सिलेक्ट कर सकूं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, टॉगलर। इस बात समझ आती है। टाइप क्या है? बटन है। ये भी अगर आप इसको लिखें ना लिखें बाय डिफॉल्ट बटन ही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा
BS टॉगल, डेटा BS टॉगल। और ये हम लोग बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप से कि हमने जो बटन बनाया है, इस बटन का मकसद क्या है, कोलैप्स करना। ठीक है, जब आपकी नेविगेशन बार कोलैप्स हो तब हम इसको इस्तेमाल करें। तो बस आप सिंपली, ये बूटस्ट्रैप की खुद की कीवर्ड्स है। ये वाली कमांड बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी वाली, डेटा BS टारगेट। आपने बूटस्ट्रैप को बता तो दिया कि जब कोलैप्स हो तो ये बटन दिखाओ, लेकिन उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सी लिंक्स कोलैप्स होंगी जिसकी जगह पे मुझे आना है। ये बात समझ आ रही है। आप फर्ज करेंगे एक ही आपकी नेविगेशन बार के अंदर 3-4 सेक्शन है। अब आप चाहते हैं कि जब ये छोटा हो तो उसका एक सेक्शन बंद हो, तो ये वाला बटन है। तो आपको उसको बताना पड़ेगा ना कि कौन सी नेविगेशन बार कोलैप्स हो तो ये वाला बटन है। तो ये बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या दी है, ये आईडी है। आईडी है, कैसे पता लगा, पहले क्या है, हैश, ऐसे पता लग रहा है ये आईडी है, नेव बार सपोर्टेड कंटेंट। इसने यहां पर सेम आईडी कहां पे दी हुई है, किस डिव में, जो कि बेसिकली आपकी नेविगेशन आइटम्स का डिव है, उसके अंदर ये आईडी सेम दी हुई है। अब मजे वाली बात है कि इस आईडी को अगर आप ABC कर दें, उधर भी ABC कर दें, तो बात एक ही है, काम फिर भी करेगा। लेकिन ये काम तब नहीं करेगा जब आपने यहाँ आईडी अलग दी हुई है और वहाँ आईडी अलग दी हुई, तब उसको पता ही नहीं है कि मुझे इसकी जगह पे आना था। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये वाला जो इसका एट्रीब्यूट है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा BS टारगेट, इसके बगैर ये चलेगा ही नहीं, इसके बगैर। ठीक है, अभी अगेन आर्या आ गया। तो यहाँ तक जो सारा काम है, अगेन ये उस रीडर के लिए है, ट्रांसलेटर के लिए है, जो इलेक्ट्रॉनिक रीडर है उसके लिए। एरिया जब भी आएगा आप समझ जाएंगे ये काम किसके लिए हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रीडर के लिए। इसमें आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये बेसिकली अगर आप इसको गौर करें तो एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स, मतलब ये उसको बताएगा कि आपकी नेविगेशन बार अभी बंद हुई है, फॉल्स है, खुली हुई है, ट्रू है। समझ रहे हैं, ये उसको बताने का कोई ना कोई तरीका तो चाहिए ना, तो आप यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और एरिया लेवल टॉगल नेविगेशन, आपको बटन नजर आ जाएगा, उसको बटन नजर नहीं आएगा ना। जब उसको कान में वो बोलेगा कि टॉगल नेविगेशन है यहाँ पर, तो उसको पता है कि अच्छा ये टॉगल नेविगेशन है। फिर उसको पता है कि एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स है कि ट्रू, तो उसको बताएगा कि भाई अभी फॉल्स है, मतलब अभी बंद है। तो आप उसको क्लिक करेगा तो उसको बताएगा अब ओपन हो चुका है, एरिया लेवल ट्रू। सही है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए मैंने चाहिए, उन्होंने बूस्टर वालों ने कर दिया तो रहने दें। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये बटन आ चुका है। ये अभी पहले ही क्यों आ गया है, क्योंकि ये नेविगेशन बार बहुत बड़ी है, वो मैंने वहाँ पे जूम कर रहा हूँ, बेसिकली जूम करने से फिर छोटी हो जाती है। तो अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो ये हो जा रहा है। अब हम जरा पीछे चलते हैं, पहली इस पर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, आपको ये बात समझ आ रही है कि ये आपका जो नेविगेशन बार है, ये 900 पिक्सल से ऊपर वाले छोटे वाले जो हैं उस पर टॉगल बन जा रहा है। 900 समथिंग है, 912 है, 900 कुछ है, तो कंफर्म नहीं, लेकिन ये अराउंड 900 है। अगर मैं इसको 1000 कर रहा हूँ तो मेरे पास वो होम लिख के आ रहा है। इसका मतलब है इसकी ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, 900 और 1000 के बीच में। अगर आप चाहते हैं, अब आप बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, 900 पिक्सल्स का मतलब है वो कहना चाह रहा है कि जो टैबलेट्स होते हैं ना, उसमें भी क्या दिखे, उसमें भी ये वाला नेविगेशन दिखेगा, ये टॉगल वाला। सही है। अब आप कहते हैं नहीं मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल पे ये दिखे, सिर्फ छोटी स्क्रीन पे दिखे, तो आप सेंड कर लें इसको।
तो आप देखें वो दोबारा 900 पे भी वहाँ चला। अब आप इसको छोटा छोटा करते जाएंगे। क्या नहीं, डेस्कटॉप पे सही दिखेगा जैसे नॉर्मली दिखती है एप्लीकेशन बार। इसे तब इशू डालेगा जब आप मोबाइल पे इसको शो करवाएंगे। अगर आप इसको 500 पे ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने एस एम लिख दिया। एस एम की रेंज 512 है, 570 है या 512, आई थिंक 576 है, 576 है। 576 का एक ब्रेक पॉइंट है एस एम। एम डी जो है 768 है, एल जी जो है 960 है या 912 है। तो ये एक्सेल जो होता है वो 1050 और 1100 के बीच में कहीं पर है। अब उससे अगला वाला जो एक्स एक्स एल है वो जाता है 1200 समथिंग पे, वो 1300 को टच करता है। सही है, 1300 कुछ, हाँ सही है। तो वो बिल्कुल लार्ज स्क्रीन के लिए एक्सेल से समझ लेंगे, तकरीबन हर स्क्रीन पे ही वो फुली दिखेगा। तो ये अब आपको पता लग रहा है कि ये इनमें मजाक नहीं हो रहा था, हर क्लास का फंक्शन है। तो इसको एस एम की जगह मैं कर देता हूँ एम डी। एल जी बहुत ज़्यादा है मेरी नज़र में, एल जी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको एम डी रखता हूँ। अब ये इसको अगर हम लोग 800 करेंगे तो ये दिखेगा, और अगर हम इसको 700 करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है ब्रेक पॉइंट से। इसको हमें इफेक्टिवली यूज़ करना है और हमें इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे डायरेक्टली असर डाले। सही है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी चीज़ें नहीं उठाते, इसी एल आई को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम लोग अबाउट और कॉन्टैक्ट लिखते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं तो अच्छा ओपन नहीं हो रहा, फिर क्या हो जाए, क्या लगेगा? ठीक है, मैंने लिंक्स लिखी भी तो है। डिसेबल भी नहीं हुआ। इसमें कोई मसला लग रहा है आपको? पूरे पेज में कोई मसला लग रहा है? किसी को कोई इशू नहीं दिख रहा है इसमें? इसमें मुझे एक इशू दिख रहा है, हो सकता है ये मसला इसकी वजह से मुझे जेएस की लिंक नहीं लगी। एक ये मसला दिखा, तो जेएस की लिंक नहीं लगी थी, और जेएस की लिंक ये मैंने जेएस की लिंक कॉपी कर दिया। देखते हैं चलता है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ फिर क्या होगा। यार तो मेरी वाली ये बेसिकली आपका जो HTML कोड लाइन से बाहर जा रहा है ना, जो मेरा लैपटॉप है ये उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें मैंने नहीं, मैंने एक्सटेंशन की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको कर लेती है।
एक मिनट। मैंने ये तो कर लिया के बाद। उसने प्रेडिफाई कर दिया है, वो हम जूम कर रहे हैं ना, सर पे उधर जा। अगर उसको देखें तो उसने स्ट्रक्चर प्रेडिफाई कर दिया है देखे। और अगर आप नॉर्मल स्क्रीन पे इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है। यही मेरे खुद के लैपटॉप में पता नहीं क्या क्या एक्सटेंशन सही है। खैर तो हम ज़रा पीछे चलते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने अभी क्या चेंजेस किए हैं। अब हमारे पास तीन थिंग्स आ चुके हैं। एक हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग का इफेक्ट डाला है कि मैंने क्या कहा है कि MS ऑटो एस ऑटो, तो जिसको जिन लोगों को पता है तो उनको पता होगा कि MS ऑटो का मतलब है मार्जिन स्टार्ट ऑटो। मार्जिन स्टार्ट कहाँ से? ये आपका यूएल है पूरा, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई यूएल और इसके एडजेसेंट जो इसका एलिमेंट है उसके अंदर अगर स्पेस है तो ऑटोमेटिकली मार्जिन दे दो, अगर स्पेस नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली कम कर देगा। अब ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेट करता रहेगा। और मैंने साइड से थोड़ा सा इसको आगे करने के लिए मैंने MB3 भी दे दिया, ME3 दे दिया सर, मार्जिन एंड 3। बहुत सिंपल काम है और बहुत ईजी काम। एक काम हम करते हैं, इसको दोबारा से हम मोबाइल स्क्रीन पे खोलते हैं तो हम देखते हैं। तो अब ये वर्क कर रहा है। ये क्यों वर्क हुआ? JS नहीं लगी हुई थी, हमने JS जैसे ही लगाई हमारा नेविगेशन बार काम कर रहा है। इसका सिर्फ इसका वो क्यों कलर चेंज करना है? कर तो आप देखें कुछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे 12 का जो कलर है वो बदल दें, जो कोलैप्स है तो वहाँ से वो सिर्फ उस रीजन का कलर चेंज करेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि जो उसकी बूटस्ट्रैप की खुद की सेटिंग्स है ना, आप उसके साथ ज़्यादा ना, आपको जो उसकी लगी हुई है, ये हमने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया है कि हमने बहुत ज़्यादा मेडल कर दिया था, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हमने चेंज किया था। तो आगे मसला ये हुआ कि जब उसको हमने डिप्लॉय कर दिया और बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे जब उसकी टेस्टिंग होने लगी तो कहीं कहीं पे इश्यूज आना शुरू हुए। तो ज़्यादा बेटर है कि अगर आपको कलर कोडिंग चेंज करनी है ना, तो आप ये वो जो सास के थ्रू जो उसका कलर चेंज होता है ना, वहाँ पे या तो नया वेरिएबल ऐड कर दें अपने कलर, फॉर एग्जांपल माय कलर 1, माय कलर 2 या माय नेव कलर 1, इस तरह का न्यू एक पूरा एक अपना एक वेरिएबल ऐड करें सास के थ्रू और वो एक कस्टमाइजेशन वहाँ से करें तो बेटर। उससे क्या होगा कि सास को पता है, सॉरी इसको बूटस्ट्रैप को पता है कि आपने एक नया कलर अनाउंस किया है, आपने नया कलर उसमें ऐड किया, तो वो ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली मैडी करें इसके। ठीक है, वैसे तो अगर आप ये सिंपल HTML CSS है,
आप अगर जाके वो स्टाइल में जाके बता देंगे कि भाई ये जो यूआईएल है इसको आप कोई भी आईडी दे दें, कुछ भी दे दें, इसका आप बैकग्राउंड कलर बदल दें, तो वो बैकग्राउंड कलर की ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको देखेंगे कब आपको क्या करना है। इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आप इसकी कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर अगर आप इस नेव, ये हमारा नेव है, इस नेव के अंदर आप जाएंगे तो हमारे कंटेनर फ्लूइड है। यहाँ पे देखिए क्लासेस चेंज होती हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। सही है, यहाँ पर नेव बार में शो आ जाती है क्लास और यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यूएल का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे ना, तो होगा ये कि ये जो पूरा अगर फुल स्क्रीन में भी होगा ना, तो लिंक्स के बैकग्राउंड का कलर बदल जाएगा। वो आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इसको तब चाहिए जब ये ड्रॉप डाउन हो। तो वो आप कैसे इसको पकड़ सकते हैं? वो आप इसको तब पकड़ सकते हैं कि आप उसको बोल दें कि इस आईडी नेव बार सपोर्टेड कंटेंट, या इसके ऊपर वाली जो हमारे पास नेविगेशन है ये वाला डिव, इसको कोई आईडी दे दें, बोल दें कि इसके अंदर जो हमारे पास ये डिव है, इस डिव के जब आईडी ये सॉरी क्लास शो हो तो ये कलर लगा दो, वरना ना लगाओ। अब ये जो शो का जो कीवर्ड है ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है और जा रहा है, तो आपका कलर सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब ये शो का कलर इस पे, सॉरी शो का क्लास इधर अप्लाई हो जाएगी। फिर जैसे ही आप इसको अप करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो रिस्पॉन्सिव स्क्रीन साइज को अगर आप मेरे 900, हाँ, तो आप करेंगे, और अगर आप इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर शो के नाम का कोई भी क्लास है, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ऐसा ना करें तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर आपको इसको फिर भी छेड़ना है तो आप ऐसा कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लें कि जो आपसे मिलते जुलते कलर की उसने वो बूटस्ट्रैप की नेव बार बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि उसने कहाँ पे कौन सा कलर कैसे चेंज किया। अगेन मैं क्यों ये बातें सारी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा उसको मैनेज करना शुरू कर देंगे तो उससे जो इंटरनल कोई हो सकता है, कोई क्लास हो, कोई फंक्शन हो, वो उसके साथ ग्लिच कर देगा। जब उसके साथ ग्लिच करेगा ना तो बहुत अच्छे अच्छे पंगे होते हैं। मैं आपको बता दूँ, एक हम वेबसाइट पे काम कर रहे थे, उसका यही हमने सोचा कि इसका कलर बदल देते हैं, अच्छा लगेगा, गोल्डन कलर कर देते हैं। तो हम लोगों ने उसका कलर बदला। जब हम उसको ओपन कर रहे थे ना, तो ये जो पहला वाला ये होता था ना, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता था। अब हमें समझ में नहीं आ रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमने कलर चेंज किया था, हमने और कुछ भी नहीं किया। तो लेकिन क्योंकि उसके हमने कोड में बहुत ज़्यादा चेंजेस की, कलर्स चेंज किए, थोड़ी स्पेसिंग खुद से लगा दी, फिर इश्यूज आने शुरू हो गए। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको कम से कम रखें। हाँ, इसके जो अगर आपको फिर भी कलर चेंज करना है तो एक अभी रिसेंटली हुआ था कि हमें ग्रीन कलर का नेविगेशन बार चाहिए था। तो जो इंटर्नी था उसने क्या करा कि उसने गूगल में जाके लिख दिया बूटस्ट्रैप 5 ग्रीन नेविगेशन बार। तो किसी ने बना के सारी रखी हुई थी, उसने वहाँ से उसका एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कोड कर दिया, क्योंकि अब वो जिसने भी किया होगा वो इतना एक्सपर्ट है कि उसने ना ओपन सोर्स रखा है, और तुम्हें आपको पता लग रहा होता है कि कितने लोगों ने ये कोड डाउनलोड किया। तो इतने हज़ारों लोगों ने इसको डाउनलोड किया, इसका मतलब है जिसने लिखा है वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है। तो आप इस पर ठंड पा सकते हैं कि भाई ये ग्लिच नहीं करें। तो आप जब किसी के लिए प्रोफेशनली काम करें तो आपके पहले तो ये होना चाहिए कि ग्लिच होता ये है कि हम लोग जो नए होते हैं उसमें हमारा पहला ये होता है कि यार बन जाए, किसी भी तरीके से बस बन जाए। हम ये नहीं सोचते कि यार बन तो जाएगा, लेकिन आगे मसला भी तो हो सकता है, ग्लिचेस भी तो आ सकते हैं, ब्रेक भी तो हो सकता है। असल मसले मसाइल फिर वहाँ पे शुरू होते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि ये कोड नॉर्मली जो हमारा दूसरा नेविगेशन बार है उसके कोड से काफ़ी छोटा है, लेकिन एक कंप्लीट नेविगेशन बार बन गया। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि भाई आपको पता है कि हर जो इसकी क्लास है
कौन सी क्लास क्या कर रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और इसको और बेटर बनाने की, इस वेबसाइट को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये जो नेव बार है, मैंने पता क्या किया था, इसी को मैंने क्या कर दिया था, माय, नहीं, मैंने देखा है माय कंपनी ऐसे हो गया, मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं गूगल फॉन्ट से फॉन्ट उठा लाया था। सही है, अब क्योंकि इसी में भी स्टाइल डॉट सी एस एस लगी हुई है तो वहां भी लगी हुई है। सिर्फ फर्क मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो, अब देखें, ये जो नेव बार ब्रांड है, लोगो है, इसमें ये वाला तो बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब ये मैंने अपनी क्लास लगा दी क्योंकि बना तो नहीं है, HTML का कोड है, मुझे कोई मना थोड़ी कर रहा है कि मैं इस पर अपनी क्लासेस नहीं लगा सकता। तो मैंने सिंपली क्या किया था कि इस पे अपना लोगो नाम की क्लास लगाई थी और इस क्लास का फॉन्ट फैमिली बदल दी, और कुछ भी नहीं किया था, फॉन्ट फैमिली सिंपली बदल दी। ये देखें, फॉन्ट फैमिली मैंने बदली और इसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया था 36 पिक्सल। अगर आपको पता हो कि जो आपका स्टैंडर्ड लोगो होता है वो 36 बाई 36 या 24 बाई 24 पिक्सल का होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये याद रख लीजिए, जो आपका स्टैंडर्ड लोगो होता है उसका साइज क्या होता है, 36 बाई 36 या 24 बाई 24। अब ये डिपेंड करता है आपकी खुद की लोगो और वेबसाइट पर। पहले आप 24 बाई 24 ट्राई करें, अगर वो आपको छोटा दिख रहा है तो दूसरा स्टैंडर्ड साइज 36 बाई 36 है। कोशिश करें कि आप इससे ऊपर ना जाए, वरना आपका वो थोड़ा स्टैंडर्ड से काम बाहर चला जाएगा। अब अगर हम पीछे चलें तो देखें कितना फर्क आ गया, सिर्फ 2 CSS की प्रॉपर्टी यूज की है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा आ रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अब मुझे खुद याद नहीं मैंने दूसरा सेक्शन क्या बनाया था। अच्छा, अगेन अब यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया है। अब नेविगेशन बार ये पूरा ख़त्म हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों को पता हो तो मैं, ये शायद आप लोग इस्तेमाल करते हैं, करते होंगे आप, तो जब पेज बड़ा हो जाता है सबसे ज़्यादा यूजफुल यही होता है। अब नेविगेशन बार में मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं हमेशा क्या बनाऊंगा, एक सेक्शन, और सेक्शन को मैं कोई ना कोई आईडी या क्लास देता हूँ। ठीक है, आप ये इसको आईडी दे दें, जीरो सेक्शन या मेन सेक्शन बोले, बिल्कुल दे सकता है। मैं सिर्फ वो HTML का कोड मुझे पता है कि बहुत बड़ा जाने वाला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं HTML में जितनी और एडिशन ना करूँ तो बेटर है। और मुझे पता है स्टाइल डॉट सी एस एस छोटी रहनी है, क्यों, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहा हूँ और स्टाइल डॉट सी एस एस में सिर्फ वो चीज़ें एडअप होंगी जो एडिशनल हैं या लाजमी है, और वही चीज़ें एडअप होंगी, वो और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं होगा। इस वजह से मैं वो जानबूझ के वहाँ ले जा रहा हूँ। सेक्शन आईडी, मेन सेक्शन। अब इसकी क्लास ज़रा देखते हैं, तो अभी बनाना शुरू करते हैं। अब मैं वहाँ से अपने फोल्डर से इमेजेस को कॉपी करके ले आता हूँ, क्योंकि इमेजेस वहीं पे पड़ी हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर अभी आते हैं कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देखेंगे। अभी हम आते हैं, आपको पता है कि जब भी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, div डॉट, जैसे अगर यहाँ पे मैं कंटेनर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कंटेनर फ्लूइड क्यों रखते हैं, बात समझ आई। तो ये कंटेनर फ्लूइड है, कंटेनर है, तो यहाँ पे मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। ये बात किसी को समझ आई। मैं कह रहा हूँ कि मैं ओवरऑल पूरी वेबसाइट में क्या चलाना चाहता हूँ, कंटेनर। तो मेरे नेविगेशन बार में ऊपर क्या मिला हुआ था, कंटेनर फ्लूइड, तो उसको बदल के मैंने क्या कर दिया,
कंटेनर, ताकि ये भी कंटेनर रहे, नीचे वाले जितने भी सेक्शन अब आएंगे वो क्या रहेंगे, कंटेनर। एक और इसमें इशू है कि हमने जो ये वाले आइटम्स थे, यूएल था, इसको हमने साइड में से मार्जिन दिया हुआ था 3 का, तो वो मैंने क्यों दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही चिपक गया था साइड में। अब क्योंकि इसके ऊपर कंटेनर की मैंने क्लास कर दी है, तो ऑटोमेटिकली उसको साइड से स्पेस तो देगा, तो मुझे उसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने वो ME3 मिटा दिया और कुछ भी नहीं किया। तो अब ये मेरा कंटेनर बन गया है। उसके बाद देखें अब हमने क्या किया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने किया है कि हमने एक डिव बनाया है, एक H1 बनाया है, सही है। और उसके बाद हमने एक की का टैग बनाया है, के अंदर लॉरेन 20, ठीक है। अब हम अगर चाहेंगे तो समझ आ रहा था यही होगा, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस पे अब अगर हम लोग इधर आए इस सेक्शन पे, तो मैं इसको कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या कर दो। जब मैंने बैकग्राउंड डार्क किया तो मेरी टेक्स्ट गायब हो गई। इसकी वजह क्या थी, टेक्स्ट कलर हमें वाइट करना चाहिए, तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, हमारी टेक्स्ट लाइट आ गई, ठीक है। अब हमने सिंपली देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे, हाँ उसको बताते वो मैंने यहाँ पे कुछ और किया हुआ था, यहाँ पे P5 और मैंने P5 किया है, यहाँ पे बिल्कुल सेक्शन को हमने क्या किया हुआ है, मार्जिन और हेडिंग। लेकिन ये यहाँ पे अभी इसको क्लास में जैसे, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर ऐसा कोई कंटेंट अभी है नहीं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फजूल चीज़ें ख़त्म कर लें ताकि हम लोग मेन इसमें जो टॉपिक है उस पर आ जाएं। और इसमें आपको क्या बता देना चाहिए, चलें, ठीक, ऐसा मुझे, हाँ जी, इसके बाद जावास्क्रिप्ट। जिसमें जो आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्लैग्स, फ्लैग्स कैसे लगा सकते हैं के कोड, ठीक है। आपको नॉर्मली तो पता है कि बूटस्ट्रैप कैसे लगाया जाता है, ये सच में हमने बार बार लगाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेटिंग कैसी बना दी है, एक ये हमारे पास डिव है, इसके अंदर कुछ ABCD कुछ भी भरा पड़ा है। उसके बाद दूसरी हमारे पास क्या लगी हुई है, इमेज। तो अगर मैं इसको बंद करूं तो जो ये वाला डिव है इसके 2 चाइल्ड है, एक ये वाला डिव और
इमेज। इसका मतलब है कि अगर मैं इस क्लिप पे फ्लेक्स लगाता हूं तो इस फ्लेक्स के ये दोनों क्या बन जाएंगे, चाइल्ड। तो बूटस्ट्रैप में फ्लेक्स लगाने का क्या तरीका है, डी फ्लेक्स। तो ये यहाँ पे फ्लेक्स लग गया है। अभी मसला क्या हो रहा है कि वो जो आपकी इमेज है ना, उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से वो वहाँ पे तो घसीट रहा है। अभी आप मेन चीज़ देखें कि यहाँ पर दोनों एक साइड पे आ गए। दूसरा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते थे, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो ये अभी इतना कोई ज़्यादा हमें फ़र्क दिख नहीं रहा, उसकी वजह ये कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। इसको थोड़ा हम लोग रिमूव करते हैं तो हमें थोड़ा पता लगे। अगर आपको ये थोड़ी चीज़ समझ आ रही है तो दोनों आपस में बराबर बराबर आ चुके हैं। ये किसका काम है, जस्टिफाई कंटेंट इन बिटवीन, क्योंकि इनको बिटवीन में बस स्पेस देके इसको साइड बाय साइड करके बैठा। एक और इसके अंदर हमारे पास आइटम होता है, उसको हम कहते हैं अलाइन आइटम्स। इसमें दो अलाइनमेंट ज़रूरी है। ये पहले ऊपर थी, अब नीचे आ गई, ठीक है। अब आपको एक बात कि यहाँ पर अलाइनमेंट दो तरह की थी। एक अलाइनमेंट इसकी वर्ड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी कि ये इस एक्सिस पे कैसे थी और ये कैसे थी। आई थिंक हमने फ्लैक्स पे उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, बस ये हम देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप हमने कैसे लगाया। तो हमने दोनों जो अलाइनमेंट्स है एक्स एंड वाई, उसको हमने क्या कर दिया है, आपको शेयर। तो एक और चीज़ इधर हमें दिख रही है कि ये वाली जो इमेज है, ये इसके इसके बहुत करीब है। तो एक हम काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बोलें एम्प्टी, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा दूर चली जाएगी, ठीक है। अगर हम सेक्शन में दे देते हैं तो हम देते हैं कि किसी को समझ आ रही है कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। दो इसमें दो काम हुए कि जब हमने पी मतलब पैडिंग पैडिंग 5 दिया किसको, सेक्शन को, पूरे सेक्शन को। तो वो ये रहा है कि वो इसको अपने कंटेंट को हर जगह से जो सेक्शन है वो उसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे मसला था बेसिकली, ये जो इमेज थी बिल्कुल नीचे चिपकी हुई थी, तो मैंने उसको थोड़ा क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। यहाँ तक आपका बेसिकली ये डी फ्लैक्स है, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, क्लासेस ही देनी है और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हमने आई थिंक पुरानी वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर यहाँ पे एक बटन भी दिया है, और बटन देने का बहुत आसान तरीका है। आपने बटन दिया, उसकी क्लास आपने दे दी btn डैश प्राइमरी, और यहाँ पे लिख दिया साइनअप। आपका btn आ गया। वैसे ये अगर मैं देखूँ तो इधर एक और लग सकती है btn lg, बटन थोड़ा बड़ा हो गया। एक और अगर हम काम करें टेक्स्ट अप केस, क्या ये एक तरह से इंटरनल सीएसएस है लेकिन यूज हम क्लासेस कर रहे हैं। एक और इधर काम हो सकता है कि हम इसको कह दें एम्प्टी डैश, इसको जिन लोगों को पता है एम्प्टी का मतलब क्या है, मार्जिन का। ये सिंपल सी चीजें हैं। कहाँ पे, सॉरी मैं समझा नहीं आप कहाँ पे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। वो पैडिंग है, ये मार्जिन है। यहाँ पे टायर होता है। तो
रिस्पॉन्सिव। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम एक एक हाँ एक प्रॉब्लम होगा, इसमें एक प्रॉब्लम होगा। हाँ ये आपका अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। अगर आप इसको छोटा करेंगे, तो ये कैमरा सॉरी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखता है। तो ये क्या है? हाँ ये इनका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन देखें इस पे मैंने क्या किया हुआ है। इसको तो मैंने गायब ही कर दी थी, ये हमने आई थिंक हमने कल ही किया है। पहले गायब मैंने करने वाला नहीं किया था, पहले था कि वो उसके नीचे आ जाती थी। तो एक काम करते हैं, ये आप लोग खुद से ट्राई करके आए, वरना हम खुद कल कर देंगे। ये आप खुद ट्राई करें, बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने इस पर, क्योंकि इसमें ब्रेक पॉइंट वाला सिस्टम है सारा। मुझे ब्रेक पॉइंट चाहिए कहाँ पे? एमडी पे या एसएम पे, आपकी मर्जी है। कि मतलब ये स्क्रीन साइज एमडी या एसएम से छोटी हो तो ये फ्लैक्स खत्म हो जाए। बात समझ रहे हैं? फ्लैक्स खत्म हो जाए कब? जब इसके मैं छोटी स्क्रीन पे ले आऊँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा घर से सोच के आना है। बस एक गूगल पे करेंगे तो आई थिंक गूगल पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। बस एक क्लास लगेगी और कुछ भी नहीं होगा, एक लफ्ज़ है बस। वो एक लफ्ज़ लगाएंगे तो ये जो आप काम चाह रहे हैं कि जो आप छोटा हो, तो इमेज नीचे आ जाए, तो ये काम हो जाएगा। लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो एक और मसला उभरेगा। वो ये मसला होगा कि जब आपकी स्क्रीन के ये इमेज छोटा करेंगे तो इमेज इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है ना? आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि इस इमेज का टॉप है ना, इस बटन के बिल्कुल चिपका हुआ होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको आप एम्प्टी टॉप देंगे ना, और मतलब एम्प्टी टॉप जो आपकी मार्जिन है, टॉप मार्जिन, उसको अगर आप देने की कोशिश करेंगे ना तो ये सब पे लग जाएगा। तो मसला होगा, हमें दिखेगा कि कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गई है। तो ये तो जुगाड़ हुआ। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो जो टॉप वाली जो मार्जिन है ना, मैं इसको इमेज को दूंगा। क्यों? क्योंकि ये इमेज उसके नीचे जा रही है, वहां पे सिर्फ मुझे मार्जिन चाहिए। तो मुझे करना ये है कि जब वो स्क्रीन साइज छोटी हो तो MT4 या MT3 आ जाए या MT5 आ जाए, और जब स्क्रीन बड़ी हो जाए तो MT गायब हो जाए। तो इसको ज़रा आप देखिएगा। क्या रैप? ये रैप वाला यहाँ चक्कर है, लेकिन इसको आप बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे करेंगे? वैसे ये रैप का थोड़ा अलग सिस्टम है। हम लोग क्या करते थे कि रैप का भी सिस्टम हो सकता था जब आपके पास ग्रेड टाइप विद बॉक्सेस हो, तब हम लोग रैप इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे बॉक्सेस वाला चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है दो कंपोनेंट्स का, दो हमारे फ्लेक्स आइटम्स का। अब उन दो फ्लेक्स आइटम्स में हम नॉर्मली ये काम करते थे, क्योंकि वो डिव है तो हमें पता है कि जब उनसे फ्लेक्स उड़ा देंगे तो वो यूँ आ जाएंगे। तो हम ये वाली टेक्निक बहुत यूज़ करके आए हैं, CSS में बार बार इस्तेमाल की। लेकिन अभी हमें ये करना है कि इसकी फ्लेक्स को मैनेज करना है कि बूटस्ट्रैप में ये कैसे होगा। कि यहाँ पे चलो ये तो मैंने किया था, बाद में के समझाने के लिए ये भी हो सकता है। तो यही किया हुआ है मैंने। हाँ तो आपको गायब नहीं करनी है, आपको गायब नहीं करनी है, आपको सिर्फ फ्लैक्स हटाना है, फिर और कुछ नहीं करना। तो ये आप इसको कल ट्राई कीजिएगा, वरना हम यहाँ क्लास में दोबारा देख लेंगे। और इंशाल्लाह, बल्कि कल तो वो नहीं है, कल तो संडे है। अरे और उसका क्या हुआ, वो जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था? हाँ? नहीं, मैंने प्रोजेक्ट दिया था कि वो कोई भी वेबसाइट बनाएंगे आप 5 सेक्शंस मिनिमम के साथ। 5 सेक्शंस के साथ। सेक्शंस का मतलब है कि अब ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये कार्ड्स एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, और फाइनली फुटर एक नीचे आखिरी सेक्शन है। तो मैंने कहा था एटलीस्ट 5 सेक्शंस हो वेबसाइट के अंदर, एटलीस्ट 5 सेक्शन की वेबसाइट हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब जो हम कोड स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं ना, वो सेक्शन वाइज है। तो इस तरीके से बनेगा नेविगेशन का सेक्शन, फिर नेविगेशन, खैर नेविगेशन को मैं सेक्शन नहीं काउंट करता,
नेविगेशन के अलावा फुटर भी उसमें आता है, सेक्शन आता है, क्योंकि फुटर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फुटर में बहुत ज़्यादा ना गन किचरा आ सकता है कि ये भी डाल दिया, वो डाल दिया, लोगो आ रहा है, टेबल आ रहा है, न्यूज़लेटर आ रहा है, तो उसमें बहुत कुछ हो जाता है। तो वो एक सेक्शन आता है, तो वो मैं काम कर लूँगा आपका। तो उसके अलावा समझ लेंगे फुटर के अलावा आपको 4 सेक्शन और कम अज़ कम बनाने हैं। तो ये आपका एक समझ लें टर्म प्रोजेक्ट होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। अगेन अगर कोई HTML CSS लेके बना देता है, मुझे कोई मसला नहीं। कोशिश करें कि आप बूटस्ट्रैप बना दें तो ज़्यादा इशू है, वो सॉरी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ बूटस्ट्रैप जो है वो आप प्रोफेशनली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आगे काम करने के लिए। आप में से एक कोई स्टूडेंट है, उसने कोई वेबसाइट बनाई है बूटस्ट्रैप की, बेची भी है, तो आई थिंक वो फरीद जो बैठता है यार, नहीं, उसने सिंपल फ्रंट एंड वेबसाइट बनाया था, फायरबेस पे डिप्लॉय की और उसको बेचा है, तो डॉलर भी लोकली बेचा है। यही तो मैंने कहा था कि भाई किसी दुकान वाले के पास चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी फार्मेसी के पास चले जाओ, उसको बोल दो कि भाई मैं आपकी मुफ्त में बनाऊंगा, तो ताकि एक का रेफरेंस आपको मिल जाए कि मैंने ये इसकी वेबसाइट बनाई है। आप दूसरे के पास किसी के पास चले जाओ, देखो मैंने फलाने की वेबसाइट बनाई है, उसको खोल के दिखा दें। तो ये देखो फ्री में अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं ना, तो सिर्फ आप देख लेंगे, अगर उसमें भी पंगा कर रहा है तो आप ही के लिए अच्छा है कि यार ये इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, ये आप ही की एक्सपीरियंस है। अगर वो पैसे वो कोई फिर आप किसी के पास जाते हैं, मैंने उसके लिए वेबसाइट बनाई थी और आप बनवाना चाहेंगे तो दूसरे वाले को आप मुफ्त में ना दें, आप उसको बोल कितना होगा जी, 5,000 रुपये होंगे, तो ये हो जाएगा। ये बार शाह को बुला के लाने, तो कोई बात करेंगे।